एकत्रित क्यों ना एक होके संगठित हो जाए, कम से कम फिर समाज के अंदर तो एक हो, फिर हिंदू एक साथ एक हो। बहुत सारी आबादी है इस देश में। देखो, कहा जाता है कि हिंदू 80% है या हिंदू 70%, लेकिन वो हिंदू एक जगह 80% नहीं है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं दूर है, कहीं जो नहीं। बड़ा संगठन बनाने के लिए बहुत बड़ा समय लगता है। लेकिन आज अगर देखें तो भंवर कुआं में भोलाराम उस्ताद मार्ग में अगर आप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कहीं गोवा में आ गए। मतलब बीचेस के किनारे बहुत सारे क्लब, पब, कैफेज होते हैं, कैफे ही हैं मेरे को लग रहा है वहाँ पे। मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ ना कि युवाओं को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर क्या है। मैं सबसे बड़ी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने बहुत सारे युवा इंदौर में ही देखे हैं जो क्या करते हैं, बाउंसर हायर करते हैं। हाँ, बाउंसर हायर करते हैं, गनमैन हायर करते हैं, फिर वो किसी रिसोर्ट पे जाते हैं। हाँ। वहाँ से निकलते हुए वीडियो बनाते हैं, वाइट कुर्ता पजामा या फिर वाइट शर्ट पैंट पहनते हैं, वीडियो बनाते हैं और कल वो एक बदमाशी का गाना डाल के वो लगा देते हैं। कमल कालरा की नहीं सुनेगी। हमारे देश में ना, पता है, बाहुबली, कुणाल कामरा, हाँ क्या नाम है वो एक मुर्खी है। तो आपने उसकी एक न्यूज़ सुनी होगी। उसने शायद एकनाथ शिंदे जी के ऊपर कुछ बयान दे दिया था, कुछ बोल दिया था। ठीक है, ये 2-4 मुद्दे हैं इंदौर में जो मैंने देखे हैं। पुलिस से गाड़ी छुड़वा देना, ठीक है, थाने में इनके लिए चले जाना, थोड़ी सी मारपीट इनको कर लेना, ठीक है। इस चीज़ को ये लोग बहुत बड़ा कार्य समझते। अब राणा संघा के लिए माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। और इस पे जो लोग बोल रहे हैं ना कि आप माफ़ी नहीं मंगवा पाए, आप नहीं बोल पाए, भाई तुम सामने आके बोलो, तुमको नाक रगड़ के माफ़ी मंगवा के दिखाते हैं माफ़ी कैसे मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक सुभाष भावसार एक बार फिर से हमारे चैनल पॉजिटिव एमपी में। और जब पॉजिटिव एमपी की बात हो रही है, सकारात्मकता की बात हो रही है, तो आज हमारी इस पॉडकास्ट में सकारात्मक विचारों पर बात होगी। देश के अंदर क्या चल रहा है, देश के अंदर क्या घट रहा है, कौन लोग हैं जो उन घटनाओं का समर्थन कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो उन घटनाओं के खिलाफ खड़े हैं और कौन लोग हैं जो मौन है। इन सब बातों पे चर्चा होगी। लेकिन देश की दिशा का निर्धारण हमेशा से युवा करता आया है। इस देश के अंदर युवाओं का अहम स्थान है। बड़े बड़े चुनावों से लेकर बड़े बड़े प्रोपोगंडा जितने भी चलते हैं, उसमें हवा बनाने का काम या फिर माहौल बनाने का काम, आज की भाषा में कहें भोकाल बनाने का काम, सब युवा करते हैं। युवाओं के कंधे पर जिम्मेदारियां इस देश की हमेशा से रही है। एक ऐसे युवा आज के दिन हमारे साथ हैं जिनका पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जो रूप दिखा, और जब हमने पड़ताल की और तब मालूम पड़ा कि वास्तविक जीवन में भी इनका प्रभाव जो है और इनकी समाज सेवा जो है वो अपने चरम पर इस समय है। हमारे साथ में एक ऐसी युवा शख्सियत हैं जो महाराणा प्रताप फाउंडेशन के नाम से अपनी एक ऐसी संस्था चलाते हैं जिनमें निसहाय गरीब बच्चों को पढ़ाने की, उनकी शिक्षा में उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य ऐसे वो करते हैं। सीधे हमारे साथ आज के हमारे पॉडकास्ट में हैं ठाकुर अजीत सिंह जी। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सबसे में। पहले प्रतीक भैया आपको नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। बताएं भैया, ये आप फाउंडेशन को लेकर बहुत फाउंडेशन के माध्यम से मुझे लग रहा है पहली मुलाकात आपसे हुई होगी। पहली मुलाकात फाउंडेशन के माध्यम से हुई थी। हाँ। फाउंडेशन में अजीत भैया, पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में, हमारे वैसे तो सभी लोग है, लगभग 2 से 3 लाख लोग ओवरऑल सोशल मीडिया पे आपको प्रत्यक्ष रूप से फॉलो करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे होंगे, जैसे घरों में होते हैं, लोगों के पास फोन्स नहीं रहते हैं लेकिन वो देखते हैं, बच्चों के मोबाइल में देखते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी देखते हैं। क्या रहा प्राथमिक, आप थोड़ा सा बताएं अपनी शिक्षा कहाँ से? बता रहा हूँ, अभी तो शिक्षा मेरी इंदौर में रेनेसा यूनिवर्सिटी से हुई है, जो यूनिवर्सिटी स्वप्निल कोठारी जी की है। और उन्हीं ने मुझे पढ़ाया है, उन्हीं ने मुझे सब चीज़ सिखाई है और उन्हीं के द्वारा ही मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। या फिर मैं अपनी जो भी विचार हैं सब बोलना, विचारे लोगों के सामने रखना, बताना, सब मैंने उन्हीं से सीखा है। और उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि सच्चाई के लिए कभी भी आवाज़ उठाने से कतराना नहीं है, सच्चाई बोलना है, जो अंजाम होगा वो देखा जाएगा। स्वप्निल कोठारी जी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद के साथ साथ कि बहुत अच्छे इंसान हैं। और अगर कोई व्यक्ति जो उन्हें नहीं भी जानता है और अगर उनके पास जाता है अपनी समस्या लेकर, तो वो सबसे पहले उसकी समस्या का निराकरण करते हैं, अनजान बनकर भी। और आपकी जिस तरह की भाषा शैली है, जिस तरह की कार्यशैली है, उससे ये मालूम पड़ता है कि आपके जो गुरु आप जो मानते हैं, हम्म। उनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व की छाप
आप में है, जिसको हम गुरु मानते हैं, वो तो आप ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे देखिए उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत एग्रेशन रहता है। हम्म, वो बहुत सारी चीज़ों पे समझाते भी हैं, बहुत सारी चीज़ों पे टोकते भी हैं, और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलती है। लेकिन वो एक चीज़ समझाते हैं कि गुस्सा हर जगह जायज़ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे शांत रहना पड़ता है, जहाँ पे इशारों से काम करना पड़ता है, जहाँ पर हर चीज़ के, जैसे मुझे लगता था कि एक समय के बाद हिंसा ज़रूरी हो जाती है, तो वो उन्होंने वो मेरे अंदर चेंजेस करे कि हर चीज़ का हल हिंसा नहीं है। हर चीज़ का हल हिंसा नहीं है, मतलब हिंसा कहीं भी नहीं है। हम बिना हिंसा के भी सारी जंग जीत सकते हैं। एक चीज़ और मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि आप समाज सेवा में देशव्यापी मुद्दों में हमेशा विलीन रहते हैं, तो एक थोड़ा सा परिचय और रह गया लोगों को। मैं बता दूं कि करणी सेना में भी अजीत जी के पास संभाग संगठन मंत्री का दायित्व है, और उसका भी बखूबी निर्वहन वो कर रहे हैं। तो अग्रेशन वाला तो संगठन है। अब देखिए, अब राजपूत हैं तो इतना तो खून में रहता है, लेकिन क्या है, मैं चीज़ों को हम लोग जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद को ज़्यादा मानते हैं। और थोड़ा बहुत जो आपकी भाषा शैली में वो नज़र आता है, वो हमारे खून में, इसलिए हमारे को भाषा शैली से नज़र आता है। लेकिन हर व्यक्ति के प्रति, हर समाज के व्यक्ति के प्रति आपको प्रेम बराबर मिलेगा। हर समाज के व्यक्ति से याद आया कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, महाराणा प्रताप फाउंडेशन, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको स्टार्ट करने मैं की? बताता हूँ, सबसे पहले तो लोग ये महाराणा प्रताप फाउंडेशन का नाम सुन के ये सोचते हैं कि ये महाराणा प्रताप फाउंडेशन सिर्फ राजपूतों का फाउंडेशन है, क्योंकि वो राजपूतों के महापुरुष थे, या फिर अच्छा, जो भी तो थे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये महाराणा प्रताप फाउंडेशन सर्व समाज के बच्चों को पढ़ाता है। आज ओके। इसमें पढ़ने वाले 90% बच्चे अदर कास्ट के हैं। 90%? 90% बच्चे अदर कास्ट के हैं, राजपूत बच्चे बहुत कम है उसमें, अच्छा, और सर्व समाज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो फोकस किस चीज़ पे दिया जाता है, मतलब कैसे सिलेक्शन होता देखिए, है? उनसे क्या होता है कि जैसे जो भी बच्चा, इसके माध्यम से जब हम लोग ये चीज़ें पोस्ट करते हैं, तो जो भी बच्चा जिसके माध्यम से आता है हमारे पास, सबसे पहले हम उनकी फैमिली से मिलते हैं, उनकी जेन्युइन कंडीशंस जानते हैं, उनके पढ़ने का, बच्चों के पढ़ने का भाव देखते हैं। उसके बाद हम उन लोगों को एडमिशन्स देते हैं। हमें कोई यहाँ पे जात पात नहीं करना है, और हमें कुछ ऐसा शो नहीं करना है कि भैया महाराणा प्रताप फाउंडेशन तो सिर्फ राजपूतों का फाउंडेशन। लोगों के माइंड में आती है चीज़ें, लेकिन हम उस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। महाराणा प्रताप तो सबके थे। सबसे बड़ी बात आपने बोली शिक्षा की। हम्म। ऐसा कहा जाता है कि आपके पास शिक्षा के लिए पैसे ना हो, जिस थाली में आप रोटी खा रहे हैं वो थाली बेच दो, हाथ में रख के रोटी रख के खाना खाओ, लेकिन पढ़ो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो थाली और वो रोटी उससे इतर कोई शिक्षा ही छीन ले, या वहाँ पे भी उसका हनन हो, उत्पीड़न हो, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है देश की। देखिए, हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि अभी के हिसाब से जितने भी कोचिंग स्टूडेंट हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जो मैंने देखा है, और जो मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, अपने यहाँ भी देखा है, बहुत सारी जगह पे चीज़ें देखी है। शिक्षा को ना, जैसे क्या है, बच्चा 4 साल तक पढ़ाई कर लेता है, लेकिन बच्चा फॉर्म नहीं भर पाता है। आप समझ रहे हैं, 4 साल तक पढ़ाई कर लेता है, फॉर्म नहीं पढ़ता है, बच्चा क्लासेस नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम देता है। आप मानिए एक चीज़ को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग उनके पेरेंट्स लेते हैं। उनकी रिपोर्टिंग उनके पेरेंट्स लेते हैं, बच्चों का होमवर्क बराबर होता है, बच्चे क्लास नहीं जाते तो फ़ोन आते हैं। ऐसा मेरे हिसाब से क्या को लगता है, कॉलेज में संभव नहीं होना चाहिए। ट्रैकिंग तो हो ही सकती है। कॉलेज में संभव होना चाहिए, तो इससे मुझे लगता है चीज़ें सुधरेंगी। आप बोलते हो ना कि विदेश में रोजगारी नहीं है, बेरोजगार हैं, रोजगारी नहीं है, सब है, करते आना चाहिए। काबिल जिसको सेलेक्ट होना है वो सेलेक्ट हो रहा है, जिसको नौकरी करना है, जिसको जहां जाना है वो अपना हक लेके पढ़ ही रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है। अजीत जी, एक चीज़ और समझ में आती है कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये पूरी इंडस्ट्री जो है एजुकेशन की, इसमें आप हैं भी, वो देखते भी हैं। क्या अंतर रहता है जो लोग बोलते हैं कि यार जाना तो इसी इंस्टीट्यूट में जाना है, ये इसका नाम है, ये टॉप पे हैं। मैं 2-3 के नाम में आपको क्या बताऊँ, बहुत सारे बड़े-बड़े ब्रांड्स हो गए अब तो, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं हो गए, ब्रांड्स हो गए। अब उसमें लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, बोल रहे हैं यहीं जाना है, पैसे आप देखिए, क्या अंतर क्या है मैं बताता दोनों हूँ में? आपको। कि एक नॉर्मल वहाँ पे भी पढ़ाई हो रही है, एक बड़ा ब्रांड है, उसके पीछे लोग पागल हैं, लाखों की फीस लगा रहे हैं। आप देखिए, जिसने देश का संविधान लिखा है उस व्यक्ति ने कैसे पढ़ाई करी थी। तो मैं कहता हूँ, सुविधा से टैलेंट नहीं निकलता है, निकलता भी हो खैर क्या है, लेकिन जहाँ सुविधा कम होती है वहाँ टैलेंट ज़्यादा बाहर आता है। अभावों में ज़्यादा निखरता है। हाँ, आप समझ, हाँ भैया, अभाव में ज़्यादा निकलता है। मैं तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में इस देश का जो सबसे बड़ा स्कैम निकलेगा वो एजुकेशन स्कैम निकलेगा, और आपको दिखेगा वो। बहुत सारे तो निकले भी हैं पहले। बहुत सारे निकले भी हैं और निकलेगा भी सही। वैकेंसीज भी रुक रुक के आ रही हैं। वैकेंसीज तो बहुत,
आप समझिए कि हम लोग ही थे, हमारी उम्र ही थी, तो हमको 12th पास हुए तो हमको ही लगता था कि 6 फीट का शरीर दिया भगवान ने हमको, आर्मी में जाना है, फौज में जाना है, वर्दी ऐसी लगेगी, देश की सेवा करेंगे, जान देंगे देश के लिए, बहुत मेहनत करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से वैकेंसीज आ रही है और जिस तरीके से इतना लेट हो रहा है, कहीं ना कहीं आदमी की उम्र निकलती चल रही है। उसमें क्या एज क्राइटेरिया होता है, 21 साल तक जनरल, फिर 22 साल तक वो आर्मी में रहता है, ट्रेडमैन रहता है, और उसमें क्लर्क रहता है। 23 साल तक उम्र निकल जाती है, उसके बाद आदमी नहीं दे पाता है। अगर ये आर्मी की भर्तियां जो हैं, ये भर्तियां ही अगर 2-3 साल लेट आएगी तो आदमी अटेम्प्ट कितने दे पाएगा? 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट भी मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट। फिर आज का युवा भटक कर रील बनाने लग जाता है। हाँ, फिर आज का युवा कुछ नहीं, इंस्टाग्राम है। एक चीज़ और अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भंवरकुआ को आपने अच्छी तरह से देखा। हाँ। मैंने जब पढ़ाई की इंजीनियरिंग की, तब भी मैं भंवरकुआ के लगभग ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, दीनदयाल, ये सब जगह इधर उधर रहा। मैं भोलाराम उस्ताद मार कभी नहीं रहा। लेकिन आज अगर देखें तो भंवरकुआ में भोलाराम उस्ताद मार्ग में अगर आप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कहीं गोवा वोवा में आ गए। मतलब बीचेस के किनारे बहुत सारे जो क्लब, पब, कैफेज होते हैं, कैफे ही है मेरे को लग रहा है वहाँ पे। मैं आपको सबसे पहली चीज बता रहा हूँ ना कि युवाओं को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर क्या है। 12th पास होते से उसको सबसे पहले डिसाइड करना है कि उसको किस फील्ड में डालना है। अगर आपको आपके फील्ड के प्रति उस युवा को डेडिकेशन है तो वो ये पब और ये जो कैफे, ये दुनियादारी, ये एक लिमिटेड चीजें होती हैं, उसको फिर वो एडिक्शन नहीं बनाएगा। आप उस चीज को समझना। मेरा एक बार जाना हुआ, आप समझिए मैं सिर्फ एक ही बार गया हूँ, वो भी दरवाजे तक, और फिर वहां से वापस लौट आया हूँ। मैं कभी गया ही नहीं हूँ अंदर। क्या कारण रहा? कारण क्या रहा, हमारे एक मित्र रहते थे, हमने उनको भी कहा कि आप भी वहां से निकलिए, बाहर रहिए। नहीं मतलब कारण क्या रहा? मैंने बहुत सारे युवाओं को भटकते हुए देखा है, बहुत सारे युवाओं को भटकते हुए देखा है। और ये जो युवा अभी भटक जाते हैं 2-3 साल, 3-4 साल, ये कहीं ना कहीं फिर आदत में तब्दील ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉपर क्लासेस नहीं जाएंगे, हाँ। प्रॉपर कॉलेज नहीं जाएंगे, ठीक है। पेरेंट्स बाहर से पढ़ने हुए आए हैं, पेरेंट्स इनके ऊपर वॉच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, भगवान जाने, ठीक है। उसके बाद से 3 साल बाद फिर यही बोलते हैं कि हमारे नौकरियां नहीं लग रही हैं, कहीं 10,000 रुपये मिल रही है, कहीं 15,000 रुपये मिल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि भैया देश बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। तो यार इनकी गलतियां भी तो देखी जाए, हर चीज़ मोदी जी पे थोड़ी थोप दी जाएगी। माँ बाप सोचते हैं, बहुत सारे मीम्स भी वायरल होते हैं जिसमें लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे बच्चे अय्याशी कर रहे हैं, माँ बाप बेचारे वहाँ पे मजदूरी मेहनत। देखिए मेरा सीधा सा एक कहना है कि जो युवा, जो बच्चा या फिर जो व्यक्ति अपने परिवार के दुख से और अपने माँ बाप के दुख से बंधा हुआ है, ठीक है, अपनी जवाबदारियों से बंधा हुआ, गलत रास्ते पे जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा गलत रास्ते पे। तो आपको क्या लगता है, देश का युवा जो भटक रहा है, सबसे बड़ा भटकाने की चीज उसके सामने अभी इस समय क्या है? अब युवाओं के लिए मैं क्या भटकने वाली चीज बोलूँ। सबसे पहली चीज तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मॉडर्न कल्चर है, ये जो मॉडर्न कल्चर को इन लोगों ने अपना लिया है, और ये जो सबसे बड़ा इनका जो फ्रेंड सर्कल है, जो इन लोगों को सबसे ज्यादा मोहता है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा इन लोगों को मोह है, उसमें बैठने वाले लोग, आपके आसपास बैठने वाले लोग ही आपका डिसाइड करते हैं कि युवा किस तरफ जा रहा है। युवा को देखना पड़ेगा कि हमारे साथ बैठने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, जो दिन भर हमारे आसपास रह रहा है, क्या उससे हमें पॉजिटिव वाइब आ रही है, नहीं आ रही है। अगर वो मुझे किसी दूसरे काम में उलझा रहा है, या फिर मैं प्रॉपर अपनी क्लासेस नहीं जा पा रहा हूँ, तो अगर ये उसका कारण, तो मुझे उससे दूरी बनानी है कि नहीं बनानी है, ये तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अगर आप 12th पास हो गए तो आप इतने समझदार तो हो चुके हो कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना, ये आप डिसाइड कर सकते हो। अगर युवा भटक रहा है तो गलती उसकी भी है ना, और थोड़ी बहुत गलती उन लोगों की है जो आजकल इन्फ्लुएंसर बने हुए घूम रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर बने हुए घूम रहे हैं, जिन्होंने मिलियंस में फॉलोअर्स बना रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने, जो भी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास युवा अगर आपसे प्रभावित हो क्या रहा है, तो आप उसको सबसे पहले सही दिशा समझाओ। आप उसको ये मत बोलो कि भाई तुझे भीड़ लाना है, तुझे हमारे लिए प्रोग्राम करना है, हम आएंगे, हम माला पहनेंगे, हम ये चीजें करेंगे। नहीं, उस युवा को उस चीज में डालो ही मत। कुछ युवा ऐसे भी हैं। उस चीज पे भी मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, लेकिन आपने जो बात कही उससे एक बात मेरे को ध्यान में आ रही है कि युवाओं का आदर्श जो है, युवा जिनको आदर्श मानने लगे वो लोग अलग हो गए। मैं 1-2 अगर नाम भी लूं तो अभी इंस्टाग्राम पे जो लोग फर्जी वीडियो बनाना, भोकाली दिखाना, इन सब लोगों को फॉलो करते हुए लोग उनको आदर्श मान रहे हैं। अब पुनीत सुपरस्टार जैसे लोगों को अगर ये आदर्श मानेंगे, उनके लिए लड़ रहे हैं, कमेंट में लड़ रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर अगर महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ऐसे वीर महापुरुषों के ऊपर अगर टिप्पणियां हो जाया करती है तो उसमें इनका कमेंट उन मुद्दों पर नहीं मिलता है। आदर्श मान किसको रहे वो, पुनीत सुपरस्टार जैसे लोगों को। इसका मैं सबसे बड़ा चीज ये बता रहा हूँ, आजकल लोगों को फेमस होने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है।
हाँ। लोगों को लग रहा है कि हमको फेमस हो जाना है कैसे भी करके। तो लोग क्या करता है ना, अभी जो फेस वैल्यूज मार्केट में बनी हुई है, उनके साथ फोटो खिंचवाना, उनसे मिलना, बराबर उनको मैसेज करना, फोटो मिला के डालना, उनके लिए जाना। उनको, उस युवा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम्हारे घर की आमदनी क्या है, तुम्हारी अपनी इनकम क्या है, तुम अभी कहाँ पहुंच गए हो कि तुम ये सब चीजें कर रहे हो। और मेरा सबसे बड़ा मानना ये कि जो लोग जिनके पास ये आ रहे हैं, ये उन लोगों को सही रास्ता दिखाएं। अगर ये उन लोगों को गलत रास्ता दिखा देते, आप मेरी बताइए, कौन से 8वीं क्लास के बच्चे को, 10वीं क्लास के बच्चे को, या कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे को, मेरे को समझ, उसको अध्यक्ष बनने की क्या जरूरत है? किसी भी संगठन से हो, अध्यक्ष बनने की क्या जरूरत है? आप अगर उसको 8वीं 9वीं 10वीं में या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप उसको अध्यक्ष बनाएंगे तो पढ़ाई क्या करेगा? भाई साहब, युवाएं फलाना, युवाएं नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ, चलिए ठीक है, मान लेता हूँ इस चीज को करना चाहिए, सम्राट, मैं बता रहा हूँ इस चीज को करना चाहिए, लेकिन उस चीज को करने में उस युवा को ये भी तो समझाओ कि ये पोर्शन अलग है और तुम्हारा पढ़ाई का पोर्शन अलग है, तुमको दोनों को फिर बराबर प्राथमिकता देनी है, बैलेंस भी बना, हाँ बैलेंस बना के चलना है तुमको। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ राजनीति में लगा रह जा रहा है। आजकल मैं बता रहा हूं आपको सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पीठ के पीछे 10 लोग लेके चल। मैं सबसे बड़ी एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैंने बहुत सारे युवा इंदौर में ही देखे हैं जो क्या करते हैं, बाउंसर हायर करते हैं। हाँ, बाउंसर हायर करते हैं, गनमैन हायर करते हैं, फिर वो किसी रिसोर्ट पे जाते हैं, हाँ। वहां से निकलते हुए वीडियो बनाते हैं, व्हाइट कुर्ता पजामा या फिर व्हाइट शर्ट पैंट पहनते हैं, वीडियो बनाते हैं, और कल वो एक बदमाशी का गाना डाल के वो लगा देते हैं, मासूम शर्मा। हाँ, मैं आपको बता रहा, हाँ वो डाल के लगा देते हैं, हाँ डाल के लगा देते हैं। मतलब अगर बताइए, अगर वो थाने में फंस जाना तो उनको उनके पिताजी नहीं छोड़ा पाए, ऐसे हाल है उनके, लेकिन उनको बदमाशी में सोशल मीडिया पर बराबर रहना है, और बाउंसर है, और इन लोगों को दूसरी जनता फॉलो करती है। अजीत जी, जैसे भोलाराम उस्ताद मार्ग की बात हुई है ना, तो वहाँ के जो नए लड़के हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा बोलते ना, माफियागिरी और बहुत सारी चीजें ऐसी चलती है क्या? जैसे हॉस्टल नए लड़कों को रेंट में मिलते नहीं है, बहुत सारे दलाल घूमते रहते हैं। देखिए ये उम्र तो हमने भी जिया है, एक चीज समझ में आती है, छोटे छोटे गुट बने हुए रहते हैं सबके, हाँ। और हर गुट अपने वर्चस्व में अपनी चीजों में लगा रहता है। वहाँ का अगर कोई भी भाई या कोई भी बहन अगर वहाँ की पीड़ित होती है तो वो सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर हमारा भौरकुआं पे ऑफिस ही है, वहाँ आकर अपनी चीजें बता सकते हैं, हम बिल्कुल उनका निराकरण करेंगे। और ऐसी जो ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे नशों का कारोबार भी बढ़ता है। अभी भौरकुआं में बहुत सारे ऐसे ड्रग सप्लायर्स और ये सब चीज़ें, ये देखिए ऐसी जानकारी अगर मेरे भाइयों जो वहाँ रहते हैं या फिर मेरे जो परिचित लोग वहाँ रहते हैं, ऐसी कोई जानकारी आती है तो प्रशासन को हम जरूर बताएंगे। अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है मुझे। भौरकुआं का इस्तेमाल उस समय युवा नेता, यूथ और जो बोलते हैं ना छात्र नेता ज़्यादा किया करते थे, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस है, बच्चे हैं। अब मान लो सैटरडे संडे है, कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए, है ना, तो उनका इस्तेमाल पहले हुआ करता था। मैं भी जब रहता था तब, मतलब कि एक फोन लगाया, भैया ठीक है ये हॉस्टल में कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, चलो 3 बोतल पहुंचा दूंगा। रात भर वो पार्टी करते थे, सुबह रैली में चले जाते थे नेता के साथ। अब देखिए वो तो मुझे तो लगता है ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। देखिए क्या है ना, आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल या लॉजिक बताता हूँ मैं, समझना आप। अगर इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदा होते हैं और हमें आज सुनने में मिलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी राजवाड़े पर आ रहे हैं, उनकी कोई रैली संबोधित कर रहे हैं वो, तो मेरे ऐसा व्यक्ति है, आपके ऐसा व्यक्ति है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना उस दिन का काम रोककर उनको सुनने जरूर जाते हैं। ठीक है, उनका वक्तापन जो था, उनकी कविताएं जो थी, उनका जो सेवा भाव था, बहुत सारी चीजें थी जो हम लोगों को आकर्षित करती थी। आज के समय में ऐसा कौन सा नेता है जिसके लिए जाएंगे? तो आज के समय में भीड़ ऐसे ही इकट्ठा करी जाती है, रोला दिखा के भाई तुम 50 ले आना, तुम 25 ले आना, तुम ये गाड़ी ले आना, तुम्हारे लिए ये व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हारे लिए वो व्यवस्था होगी। तो ऐसे ही, हाँ ऐसे ही भीड़ करी जाती है। बाउंसर तो खैर बाउंसर्स नहीं बोलूंगा, बाउंसर हम भी ले जाते हैं, हमारे साथ में बहुत सारे लोग भी रहते हैं। वो आपके साथ रिस्क भी रहती है क्योंकि समाज का काम करते हो बड़ा, तो वो ऐसा रिस्क वाली कोई बात नहीं। देखिए वो पेशे से बाउंसर हैं, लेकिन वो साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं, वो चिंता करते हैं अपनी, वो साथ में रहते हैं, सारी चीजें। अच्छा, कुछ बनावटपन या नकलीपन भी आया है क्या आज के नए नेताओं में? मैं बता रहा हूँ ना आपको, सारा सब भी अगर गए, हाँ, किसी मुद्दे पे आवाज उठानी है, जैसे मैं आपसे पहली बार मिला था कैफे में कोई अश्लील टिप्पणी कर रहा था, वहां पे ओपन माइक कॉमेडी चल रही थी, मुझे भी लगा ओपन माइक कॉमेडी होगी, एक बार चलो देख लेते हैं। मैं कहा वहां पे कुछ 35-40 साल का आदमी था जो जिसने PhD कर रखी थी, डॉक्टर था वो, और उसने मतलब कुछ 2 लाइन ऐसी बोली जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, कुछ ऐसी बोली, मैंने तुरंत उसका, हाँ महिलाओं के बारे में बोली, मैंने तुरंत उसका माइक डाउन करा, मैंने उसको बुलाया, मैंने इधर आओ, ये कैसे बोल रहे हो तुम। जब वहां से भीड़ बाहर निकली, आप समझिए
15 साल से लेके 20 साल 22 साल तक की बच्चियां वो भी वहाँ बैठी हुई थी, वहाँ बैठी हुई थी। वहाँ और भी 2 लड़के थे, जिन लड़कों ने उठ के गए तो उसने बोला क्यों जा रहे हो, तो उसने बयान दिया कि हमसे आप ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी भाषा बोलोगे। बच्चे वहाँ से गए, समझाया, फिर वहाँ पे जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज करा था फिर उन लोगों को डांटा गया, उन लोगों को बोला गया अरे आप स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे आप नग्नता कर रहे हो। अभी आपने रणवीर अलाहाबादिया और वो क्या नाम है उसका, समय राणा, ऐसे मूर्खों का आपने शो देखा, ये कैसी कैसी भाषा में बात करते हैं। और उन्हीं मूर्खों को ये सब फॉलो कर रहा है। आप देखिए ना लोगों को ना, आप कपिल शर्मा की कॉमेडी देखते हैं, कपिल शर्मा को कॉमेडी हम लोग बहुत बचपन से पसंद कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, कभी ऐसी चीजें तो नहीं होती है उसमें, इतनी फोड़ता तो हाँ नहीं हुई। इतनी फोड़ता तो नहीं होती। ये किस तरीके की भाषा है यार, खुलेआम गाली बकना, खुलेआम बोलना, खुलेआम किसी का अपमान कर देना, ये तो बहुत रोस्ट कर देना, रोस्ट कर देना, बोल देना, कर मतलब देना। आप समझिए। आपने अभी ये कमल कालरा की न्यूज सुनी होगी, कमल कालरा की न्यूज सुनी होगी। हमारे देश में ना पता है बाहुबली, कुणाल कामरा, हाँ क्या नाम है वो भी एक मूर्खी है, तो आपने उसकी एक न्यूज सुनी होगी, उसने शायद एकनाथ शिंदे जी के ऊपर कुछ बयान दे दिया था, कुछ बोल दिया था। आप चीजों को समझो, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस उस चीज को उसको एक वो बना के, योद्धा बना के बता रही है कि कुणाल कामरा ने पूरे विपक्ष को हिला दिया। आप मेरी बात को समझो, अगर मैं यहाँ बैठ के अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोल दूं और मैं घर चले जाऊं ना, तो मैं एक योद्धा नहीं हुआ उससे। अगर और आपने पूरी पार्टी ने मिलकर आपके गलत चीजों का विरोध कर दिया तो मतलब आपका विरोध होने लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप योद्धा हो गए। हमें उस चीज को वहां पे डिनाई करना पड़ेगा, हमें उस चीज को बोलना पड़ेगा। नेता का काम नेता करेगा और स्टैंड अप कॉमेडी का काम स्टैंड अप कॉमेडी करेगा। और इसमें भी दायरा बनाना चाहिए। ये लोग जब लाइसेंस लेने जाते हैं, करने जाते हैं, तो इसमें दायरा होना चाहिए कि भैया आपको ये लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करनी है। आप आपके माँ बाप के साथ अभी बैठ के टीवी के एड्स नहीं देख सकते हो, मूवी नहीं देख सकते हो, आप समझ लो। हमें फैमिली को बताना पड़ता है कि हमें ये वाली मूवी ही देखने चलना है, हमें ये वाली मूवी देखने चलना है, ये वाली मूवी नहीं देख सकते। आप समझ रहे हो, तो इतना तो वो आ गया हमारे अंदर। तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि जब आप कैफे में गए, वहां पे उसको ताड़ लगाई आपने, उस समय तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ का मुझे नहीं दिखा जो फट से मोबाइल निकाल के वीडियो शूट कर रहा हो। नहीं, आप भैया प्रतीक भैया, ऐसा कोई शो ऑफ वाला सीन नहीं है। तो ऐसे मैं चाहूँ तो मुझे अगर चाहूँ मुझे वीडियोस बनाने हो और ऐसे मुद्दे लाने हो और बहुत सारी चीजें करना हो, तो मैं आप रोज मैं ऐसी चीजें कर सकता हूँ। मुझे शो ऑफ नहीं करना, मुझे पता है कि मेरे लिमिटेशंस क्या है, मुझे उस हिसाब से चलना है। ये शो ऑफ करना, ये चीजें लगाना, करना, दिखाना, वीडियो बना के दिखाना, उस वीडियो में कितने बच्चे आते हैं आपको मालूम है? उस वीडियो में निकलते हुए जो बच्चे आते हैं वो बहुत सारी चीजें आती है, और ये मेरे प्रोफाइल से डलती या कहीं भी डलती, न्यूज में डलती, उनके माता पिता देखते, बहुत सारी चीजें होती। और यही एक संवेदनशील व्यक्ति की पहचान है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस चीज को बहुत बड़ा मुद्दा बना के और वीडियो डाल के, खैर मैंने वहां पे प्रशासन से इंटरनली उसको समझा दिया गया था कि उसने कैफे खाली वाली कर दिया है, और वहां के बच्चों को पर्सनली बाद में समझाया भी कि आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना है। चाहे वो डॉक्टर गलत था या फिर जो 15-16 साल के नाबालिग बच्चे, लड़के लड़कियां वहां पे जो बैठे थे उस कैफे के अंदर जो अश्लील कॉमेडी देख रहे थे, उनकी गलती थी, लेकिन आपने उनको प्रसारित नहीं किया कि यार इज्जत खराब होती है, वीडियो में आते हैं। क्या आप इस बात से राब्ता रखते हैं जो अभी इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, किसी भी विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर छात्र नेता पहुंच जाते हैं और ऐसे टेबल बजाते हैं, और जो 50 साल 40 साल 45 साल का उनसे उम्र में बड़े प्रोफेसर वहां पे बैठते हैं, शिक्षक बोलते हैं उनको, उनके साथ बदतमीजी भी करते, तो बोले सर ये अच्छा नहीं होगा, देख लेंगे, ये होगा, भीड़ इकट्ठी कर देंगे, 2 मिनट माहौल। देखिए मैं उनकी मांगों को जेन्युइन समझ सकता हूं, लेकिन वो जो तरीका होता है बात करने का, देखो सबसे पहली बात तो शिक्षक से कभी बदतमीजी नहीं करना चाहिए। किसी भी फील्ड का शिक्षक हो उससे बदतमीजी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो भी एक ओहदे पे बैठा हुआ है और आप भी स्टूडेंट बन के ही निकले हो, तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, फोटोज लेने के लिए और मुद्दा बनाने के लिए हमें उनसे बदतमीजी नहीं करना है। छोटी मोटी कमियां हर जगह होती है, आदमी पूरी करने की कोशिश करता है। सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति या सामने वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ आपसे यही सोचता है कि भैया चलो ये संख्या बल में आया है, थोड़ा आक्रोश में है, मैं इसकी बातें, दो इसी की बातें सुन लूं और शांत हो जाऊं और चीजों को खत्म कर दूं। लेकिन आप उस चीज का फायदा उठाकर वीडियो बनाकर डालना, किसी भी चीज को एक्सपोज करना, ये चीजें करना, ये गलत है। हर जगह थोड़ी बहुत चीजें होती रहती हैं, उस चीज की मांग हर जगह करते रहते हैं। ये हम सदियों से हर छात्र नेता को देखते आ रहे हैं, हर व्यक्तियों को देखते आ रहे हैं। हमारे साथ भी, हम पर्सनल, हम छात्र नेता नहीं है, कुछ भी नहीं, तो हमारे साथ भी छोटी मोटी चीजें होती है, तो हम भी निवेदन करके ही काम करवाते हैं। और वो तो शिक्षा को मंदिर कहा गया है, वहां पे निवेदन से ही काम करना चाहिए। हर व्यक्ति से इस तरीके से बदतमीजी करना और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, फोटो बनाने के लिए करके डालना, ये सही नहीं मानता मैं। थोड़े दिन पहले आपके संगठन ने एक और आंदोलन किया, जब विजयनगर चौराहे पर काली माता मंदिर के पास कुछ विवाद हुआ, क्या मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या हुआ था कि एक प्रशासनिक अधिकारी आए और उन्होंने ऐसा बोल दिया कि वहां पर जो भी
मंदिर में जो भी साउंड चल रहा था उन्होंने ऐसा बोल दिया कि इस चीज़ को बंद कराओ, 10 बज गई है, और इससे थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन जैसी एक्सक्यूजेस दी उन्होंने। और उसी के सामने जस्ट क्लब है, आप समझिए क्लब 12 बजे तक चल रहा है, वहाँ से नॉइज पोल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, युवा तो सबसे ज़्यादा आजकल वहाँ जा रहा है, उसको तो यहाँ दूसरी जगह के लिए, मंदिर के लिए मोटिवेट करना चाहिए, आप उसको उधर भेज रहे हो। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए क्या देर तक चलना है क्या नहीं चाहिए। अरे सबके लिए एक गाइडलाइन बना दो, मैं तो बोलता हूँ वो भी 10:30 बजे तक कर दो, ये भी 10:30 बजे तक कर दो। तो उन्होंने फिर थोड़ी बहुत अभ्रता करी वहाँ के पंडित जी से। तो ये चीज़ करनी सेना के सामने आई, खास करके हमारे दादा जो हैं अनुराग प्रताप सिंह जी, उनके सामने आई। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं करनी सेना के मध्य प्रदेश से। उनके सामने ये बात आई, फिर उन्होंने ये मुद्दा उठाया, पंडित जी से मिले, फिर इस चीज़ का उन्होंने प्रदर्शन करा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने हमारी मांगे मानी भी सही। उस दिन हमने पूरे सारे क्लबों को 11 बजे तक बंद करवा दिया था इंदौर के। नशे पर वार, जो बहुत सारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन हैं जो नशे पर वार करते आ रहे हैं, नशा बंद होना चाहिए, नशा ज्यादा हो रहा है इंदौर के अंदर, क्या लगता है? मतलब जो नाइट कल्चर बंद हुआ, नाइट कल्चर बंद होने से बहुत प्रभाव पड़ा है। नाइट कल्चर बंद होने से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि रात को इंसान दिन भर सोता था, बोले रात को ही घूमेंगे, रात को घूमेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें उससे सही हुई। नाइट कल्चर बंद होने से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ का युवा है, वो क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है बाहर से पढ़ने आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे लोकल हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो आदमी क्या, वो जो कॉलेज के 3 साल रहते हैं, वो आदमी ज्यादातर साथ बिताने की कोशिश करता है। तो नाइट में वो घूमना, ये करना, और बहुत ज्यादा नाइट में बहुत सारे लोग जो क्लबों से नशा करके निकलते हैं, ये चौराहे पर मिलना, छोटी छोटी चीजें बर्दाश्त नहीं होना, ये एक लड़ाई का और हिंसा का कारण बनती है। आए दिन जब नाइट कल्चर था तो आए दिन देखा आपने कि आपस में लड़ाइयाँ खूब हो रही है, चौराहे चौराहे पर लोग बेल्ट चला रहे हैं, महिलाएं, लड़कियां भी आपस में। आप देखिए, और मेरी सिक्योरिटी चलती है, बहुत सारे मोस्टली क्लबों पे बाउंसर लगे हुए हैं। अच्छा। ये हर चौथे दिन का काम, हर चौथे दिन ऐसा मैं इंसिडेंट देखता रहता हूँ। इससे कहीं ना कहीं देखिए, पीने के पहले आदमी का स्वाभिमान नहीं दिखता है उसको, और पीने के बाद उसको आपका टच होना भी बर्दाश्त नहीं होता है। पर इंदौर से कहीं ना कहीं एक जो इंदौर की पारंपरिक पृष्ठभूमि है वो भी धूमिल हो रही है। हाँ, वो भी धूमिल हो रही है, लेकिन मेरी बात सुनिए, अभी इंदौर के जो फिलहाल के नेता हैं, वो अपनी परंपराओं को एकदम बचाकर चल रहे हैं, और वो उसको हमेशा बचा कर रखेंगे। किसी की धूमिल करने से वो धूमिल नहीं होगा। बहुत बढ़िया। हमारी ये माँ अहिल्याबाई की जो धरती है, वो आपको हमेशा पवित्र मिलेगी, ये मेरा वचन है। हाँ, इस बात पे मानना पड़ेगा कि बहुत सारे नेताओं ने आगे आकर इस चीज का विरोध किया, और फिर एंड टाइम पे नाइट कल्चर का खात्मा हुआ, नाइट कल्चर बंद हुआ। फॉलोवर्स बढ़ाने की जो तकनीक है, इस समय सिर्फ भोकाली है या फिर अपने अच्छे विचार रखने? देखिए, आज का युवा जो है ना, उसको थोड़ा हिंसा पसंद आ रहा है, नेगेटिव की। हाँ, थोड़ा सा उसको हिंसा पसंद आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं कुछ वायलेंस वाला काम करूंगा ना, मैं कुछ हिंसा वाला काम करूंगा, तो मुझसे और ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। ठीक है, ये 2-4 मुद्दे हैं इंदौर में जो मैंने देखे हैं। पुलिस से गाड़ी छुड़वा देना, ठीक है, थाने में इनके लिए चले जाना, थोड़ी सी मारपीट इनको कर लेना, ठीक है, इस चीज को ये लोग बहुत बड़ा कार्य समझते हैं। अच्छा, चाहते क्या है जो युवा हैं, मान लो ये किसी युवा नेता के साथ जुड़े, उस युवा नेता के साथ जुड़ने के पीछे का इनका जो मतलब है वो क्या है? मतलब कुछ नहीं भैया, मतलब भौकाली है इसका, सीधा भोकाली। इसका मतलब सिर्फ भौकाली है कि क्या है ना, कि मिलने जुलने के टाइम पे वहाँ 30-50 लोग रहेंगे, उनकी रील बनेगी, फोटो डलेगी। अच्छा, रील बना, बस इसी के ये एकमात्र उद्देश्य रह गया। आप, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास एक लड़का ऐसा भी आया था, जो लड़का आया मुझे कह रहा था कि भैया, किसी के माध्यम से आया था, तो मुझसे मिला, मुझसे बोलता है कि भैया मेरा ये बट जन्मदिन आ रहा है, तो आपको मेरे जन्मदिन पे आना है, और एक और भाई हैं उनको भी लेके आना है आपको। अच्छा। और आपको गाड़ियों के साथ आना है। मैंने बोला बेटा आप क्या करते हो? तो बोले भैया मैं 11th में पढ़ता हूँ। मैंने पिताजी क्या करते हैं? मैंने घर पे बीमार हैं। माता राम बोले किसी और के यहाँ जाती हैं काम करने, वो मैड वेड हैं। तो मैंने बोला बेटा ये कैसे दिमाग में आया तुम्हारे? मैंने तुम्हारा भविष्य कहाँ जा रहा है, और तुम्हारी स्थिति भी तो नहीं बता रही कि तुमको ये सब चीज़ें करना चाहिए। ठीक है, उसको मैंने समझाया कि आज मेरे को इसके ऊपर 15 मिनट समय देना है, क्योंकि अगर मैंने इसको आज समझा दिया तो फिर इसका जीवन सुधर जाएगा। फिर ये वहाँ से वो बच्चा चला गया, और बच्चा आए दिन वही चीज़ें कर रहा है। मतलब उसके घर की स्थिति उसका मोटिवेशन नहीं बन पा रही है। मतलब आप समझो, भौकाली का इनको इतना प्रभाव है कि उनकी स्थिति मोटिवेशन नहीं बन पा रही। वो मुझसे बोलते हैं कि करनी सेना का कार्ड बना दो, हमको टोल खुलवाना है। ये टोल के बड़े पंगे, करनी सेना ये वो कार्ड बना दो, बजरंग दल का कार्ड बना दो, ये जो भी प्रभावी संगठन है जिनकी थोड़ा प्रभाव है, उनका कार्ड बना दो। बस क्यों जुड़ना है, कार्ड बना दो, गाड़ी टोल पे से निकल जाए। गाड़ी भैया उन सब चीजों, सब 3-3 प्लेटें एक गाड़ी के अंदर रखी हुई है। ऐसे भैया इस पे तो मैं क्या आपको टिप्पणी, देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप टोल नहीं दोगे तो सरकार भी क्या करेगी? फिर उन गड्ढों के जिम्मेदार भी तो आप ही हो जो रोड पे आ रहे हैं। टोल तो देना पड़ेगा आपको। हर नागरिक दे रहा, हर सामान्य नागरिक के रहा, आप भी नागरिक को टोल तो देना पड़ेगा। मैं खुद टोल देता हूँ। आप भी टोल देते हैं? मैं बिल्कुल टोल देता हूँ। आप मेरी गाड़ी के सामने प्लेट नहीं देखेंगे,
तो अभी जब आप कौन सी तारीख थी, 12 12 अप्रैल। अप्रैल 12 अप्रैल को आप आगरा गए तो सब टोल देते हुए गए, सारे टोल दिए हुए हैं। क्या रिजोल्यूशन निकला? देखिए कहीं पर क्या कुछ हमारे सामाजिक भाई टोल पे रहते हैं, हाँ, उनको पता चलता है कि वो आ गए हैं तो वो तो अपने मान हिसाब से सम्मान, हटाते, मान सम्मान मान ठीक है सम्मान ना। भी कर सकता है। देखिए मान सम्मान तो कोई चीज नहीं मानता हूँ मैं, प्रेम बोलता हूँ उसको। पर अजीत भैया ये बात आपको माननी पड़ेगी, कई रीलें वायरल होती है जिसमें करणी सेना का या दूसरे भी बहुत सारे संगठन है, नेता अड़ते तो हैं टोल पे, टोला तो दिखाते और वीडियो अब वायरल देखिए भी उसमें होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि शो ऑफ के लिए होती हैं, हाँ, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जेन्युइन होती हैं। हम्म, अब देखिए एक ही टोल पे दिन भर में 10 बार निकलना है तो 10 बार तो टोल नहीं दिया जाएगा। सही बात। करणी सेना में आप हैं, तो करणी सेना देशव्यापी मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है। लोग जो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ राजपूत कम्युनिटी के हैं या फिर अदर दूसरे लोग भी साथ में हमारे हैं? साथ हर समाज का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर समाज का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। लेकिन राजपूत, अथॉरिटी नहीं है ब्राह्मण, उसकी। बनिया, ठाकुर, यादव सब जुड़ा हुआ है। लेकिन अथॉरिटी ऑब्वियस सी बात है राजपूत ठीक है, वो सब चीजें हम ये ज्यादा सामाजिक संगठन। मायने भी नहीं करते हैं। ठीक है, पद के हिसाब से आप देखिएगा कि हमारे साथ अगर संभाग अध्यक्ष ये विधानसभा अध्यक्ष का बंदा है तो वो भी प्रदेश लेवल के व्यक्ति के साथ बैठा मिलेगा, और उसके साथ आपको अदर कास्ट का भी व्यक्ति बैठा हुआ मिलेगा। हम्म, तो ये लोग क्या है, हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करते हैं। हम उस हर व्यक्ति के साथ में हैं जो अपने सम्मान के हक की लड़ाई लड़ेगा। हर उस व्यक्ति, भले वो किसी भी कास्ट का है, हम उसके साथ खड़े हैं। जातिवाद की अगर बात करें तो देश का जो हिंदू समाज है, ऐसा हिंदुओं को जगाने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग, ये सब एक ही बात का अभी पूरे देश में माहौल है कि जातिवाद की वजह से हिंदू हिंदू बट रहा है, और फिर एक ऐसा नारा निकल के आता है कि बटोगे तो कटोगे। उस पर आपके क्या विचार? देखिए इस नारे से तो मैं तो भैया पूरा सहमत हूँ। हम्म, आपको इसका एग्जाम्पल पहलगाम घटना को लेके मिल गया होगा। हम्म, बटोगे तो धर्म के नाम पे वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे हिंदू परिजनों को, इन लोगों को मारा गया है। हम्म, तो ये बटोगे कटोगे को इसको आपको अदर वे में नहीं लेना चाहिए हम्म, कि भैया ये सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ बोला जा रहा है। नहीं बोला जा रहा है, ये उनके उनके पास भी है, उनको भी यही कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो फिर वो भी तो हमारे देश का हिस्सा है ना। तो मेन मुद्दा तो अभी ये होना चाहिए कि संग्रहित रहे। संगठित रहे। संगठित- देखो जहाँ देश की बात है वहां पे फिर ना पॉलिटिक्स है ना वहाँ पे कोई संगठन है, सबको एक विचार से काम करना है, एक व्यक्ति के हिसाब से करना है, हमारे देश के मुखिया के हिसाब से करना है। एक चीज और मेरे दिमाग में आती है कि आपने एकता की बात करी, जैसे कश्मीर में अभी घटना हुई, सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। हम सामाजिक स्तर पे एकता की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात है, जैसे मेरी समाज में बहुत सारे दल बने हुए हैं। आप करणी सेना में देख लीजिए, 4 से 5 दो 3 करणी सेना मुख्य रूप से तो चलती हैं अलग अलग, हाँ हाँ, है ना? तो हम वहीं पे एकत्रित क्यों ना एक होके संगठित हो जाएं, कम से कम अपनी समाज के अंदर तो एक हो, फिर हिंदू एक साथ एक हो। मेरा मानना है, आप समझिए कि देश की इतनी बड़ी आबादी है, हाँ, बहुत सारी आबादी है इस देश में। देखो कहा जाता है कि हिंदू 80% है हाँ, या हिंदू 70%, लेकिन वो हिंदू एक जगह 80% नहीं है, कहीं हम्म, कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं दूर है, कहीं जो नहीं। तो बड़ा संगठन बनाने के लिए बहुत बड़ा समय लगता है। आप समझ रहे हो, एक आदमी को नेतृत्व करने के लिए बहुत बड़ा समय लगता है पूरे देश के ऊपर एक तरीके जिंदगी से। खप गई कई नेताओं हाँ, की। कई नेताओं की या फिर कई भी व्यक्तियों हाँ, की। हाँ, तो क्या है ना, संगठन जहां जहां है अपने विचार, सबके विचार एक ही हैं, लेकिन मतलब सब मुद्दा अपने, एक ही हाँ मुद्दा एक ही है, सबका विचार एक ही है, हाँ, और सब अपने अपने विचार से जगह जगह काम कर रहे हैं। और जहां आप देखिए ना पहलगाम घटना पे देश हित की बात है, सब लोग एक हो गए। हमारे वहां राणा संघा की बात है, सारे संगठन आपको एक साथ दिखे। तो ये हमारी एकता है। अजीत जी, कल परसों की बात है, धार जिले की एक घटना है जहां पर 25 साल बाद एक युवा मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाया। तो कुछ कुरीतियां समाज में आज भी चल रही हैं। कहीं सुनने में आता है कि घोड़े पर बैठने नहीं दिया दबंगों ने किसी दलित समाज के व्यक्ति देखिए को। ये घटना अभी या लेटेस्ट फिर सराहन, एक दो बार कहीं ऐसी घटना भी आई कि मूछ नहीं रख सकते साहब आप, मूछ पे वो हाथ फेरता था, उसकी मूछें उखाड़ दी। तो ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं समाज में जहर फैलाना या फिर अलग अलग करना, विभाजित करती हैं ऐसी घटनाएं। ऐसी घटनाएं बिल्कुल विभाजित करती हैं। और जिन लोगों के साथ ये हो रहा है हम्म, उन लोगों को बकायदा, ये 25 साल बाद क्यों हुआ, ये तो आप पहले भी इस चीज का विरोध कर सकते थे, पहले भी विरोध कर सकते थे। और क्या है, आपको संविधान पढ़ने की जरूरत है, इन लोगों को संविधान पढ़ने की जरूरत है, इनको अपने राइट्स जानने की जरूरत है। वहां लोकल व्यक्ति से, लोकल मंत्री से, लोकल विधायक को, आपका क्षेत्रीय विधायक को, लोकल आपका प्रशासन हो, आपको वहां कंप्लेन करने की जरूरत है। 25 साल बाद ये चीजें क्यों हुई, आपको पहले इन चीजों को हटा देना चाहिए था, पहले इस चीजों को हटा देना चाहिए था। गलती है कि प्रशासन की गलती नहीं, प्रशासन के पास आप जाओगे तो प्रशासन सुनेगा, उसमें ऐसी बात तो सामने नहीं आई कि हम प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी। प्रशासन कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में या फिर राजनीतिक गद्दियों पर बैठे हुए बड़े लोग
कहीं ना कहीं प्रशासन पे दबाव। नहीं नहीं, ये आपका हक है, आपको लेते आना चाहिए। मैं नहीं मानता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति आपको दबा सकता है या आपको चीजें कर सकता है। आपका हक है, आप ले सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि चंद्रशेखर आजाद रावण एक भीम आर्मी के हाँ चीफ हाँ है, हाँ कैसे ही करा, कुछ भी करा, संगठित हुए, टीम बनाई, और एट द एंड सांसद में कम से कम उनकी पार्टी का एक आदमी बैठा हुआ है। हाँ हाँ। तो एक ये लड़ाई है, अगर आप हक की लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको देर लग सकती है लेकिन परिणाम उसका मिलेगा। लेकिन अभी मुद्दे की बात यही है कि सबको एक साथ आना चाहिए। आप इस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं अभी? नहीं नहीं, देखिए हम लोग बिल्कुल जातिवाद नहीं करते हैं, हम हर व्यक्ति के साथ करते हैं। आपके हर व्यक्ति आपको हमारे साथ बराबर बैठा हुआ दिखाई देगा। अगर वो नीचे बैठा तो हम उसके साथ बैठा देंगे। कि जो फेसबुक की सोशल मीडिया की पोस्ट है उसमें साफ दिखता है कि मैं हर व्यक्ति के लिए आवाज उठाता हूँ, हर व्यक्ति के लिए आवाज उठाता हूँ, भले वो दलित हो, भले वो ब्राह्मण हो, भले वो ठाकुर हो, भले वो यादव हो, भले वो गुर्जर हो, हर व्यक्ति के लिए आवाज उठाता हूँ। आप हर व्यक्ति के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन जब देश में, मैं राजपूत समाज का इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, राणा सांगा ये सिर्फ किसी समुदाय के नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के, और मैं बोलूँगा पूरे विश्व में जितने भी लोग इनको मानते हैं उन सबके आदर्श और आइडल हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब आप बोलते हो आप सबका साथ दे रहे हैं, इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राणा सांगा के बारे में जब अपशब्द कहा गया तो चुप रहे। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ इसमें ना, आदमी क्या है, इतने बड़े सदन से एक महापुरुष के ऊपर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जाती है। ठीक है, सांसद मतलब बहुत एक अपने देश में एक बहुत बड़ा ओहदा हो जाता है। ठीक है, 3 बार का सांसद आदमी अगर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करता है और उसकी पार्टी का मुखिया मौन रहता है तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर समाज को क्या अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, मैदान पे उतरना पड़ता है। अगर वो उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी करी तो पार्टी के जो प्रमुख हैं उनके अखिलेश यादव को इस बयान का खंडन करना था। अखिलेश यादव ने तो समर्थन किया, अखिलेश यादव ने समर्थन, इसीलिए तो हम सड़क पर उतरे। हमारा देश लोकतंत्र से चल रहा है, हमारे देश में प्रदर्शन और अपने हक ऐसे ही मांगा जाता है, सड़कों पे उतर के ही मांगा जाता है। ये राजतंत्र नहीं कि कुरुक्षेत्र मिलेगा हम लड़ेंगे, ऐसे लेना होता तो हम कब के ले लिए होते हैं। हम भी तो संविधान फॉलो कर रहे हैं ना, और संविधान ही मानते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा क्षत्रिय ही संस्कार का जनक है, सबसे ज्यादा संस्कार तो हम ही लोग फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं वहां कितनी जनता थी, 1 लाख की जनता थी। ठीक है, 1 लाख की जनता थी, उस जनता के पास सब लोगों ने हथियार देके सारी चीजें देखी। आपने कोई वॉयलेंस सुना वहां पे? वॉयलेंस तो एक ही बार हुआ जब सपा सांसद का घर घेरा गया। नहीं, जो प्रदर्शन हुआ 12 अप्रैल को, जो आगरा में प्रदर्शन हुआ जहाँ पे पूरे समाज के लोग इकट्ठा हुए, वहां पे कोई प्रदर्शन हुआ? घटना सामने नहीं आई क्योंकि उससे बड़ा प्रदर्शन एक बार आप कर चुके थे। नहीं, वो तो चलिए, वो तो ठीक है, क्या है, वो तो वहां जवाब मांगने गए थे। हमारे समाज के कुछ भाई वहां पे जवाब मांगने गए थे, उस व्यक्ति से पूछने गए थे वहां पर सामने वालों से, सामने उनके पार्टी के समर्थकों द्वारा क्या करा गया, क्या आवेश में क्या घटनाएं हुई, वो सबके सामने है। 12 तारीख को जो वहां पे प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में आपने कोई ऐसा वॉयलेंस सुना कि आपस में मतलब किसी को मारा गया, लड़ा गया, किसी से अभद्रता करी गई? वहां सिर्फ जय श्री राम का नारा था और अंधक राणा सांगा के प्रति भावुकता थी। ये सिर्फ चीज थी सामने, और हमारी मांग हमने वहां पे रखी और हम वहां से आए हैं। हमको उम्मीद है कि भैया हमको न्याय मिलेगा, हमारे महापुरुषों को न्याय मिलेगा। अगर ये नहीं देते हैं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या आश्वासन मिला आप जब 12 अप्रैल को वहां पे गए आगरा में? तो क्या देखिए, हमने हमारी मांगे रख के उनको दी है। हमने हमारी मांगे, जैसे आप एक बात बताइए, जैसे औरंगजेब का जब महिमा मंडन कर रहे थे अबू आजमी जी, तो उनको जब संसद से निरस्त कर दिया जाता है तो इनका क्यों नहीं, इनकी सदस्यता क्यों नहीं निरस्त की जा सकती है? इनको इतना बीच बचाव करने के लिए बात है, लेकिन उनकी पार्टी ने भी उन पे कोई भी अनुशासनात्मक। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। सबको ऐसा लगता है ना कि यार राजपूत समाज है या फिर कोई भी समाज है या फिर जो हिंदू की ज्यादा बात करता है वो बीजेपी का समर्थन करता है। तो एक हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो वर्ग ना मोदी विरोध में इतना पागल हो चुका है कि एक वर्ग का महिमा मंडन करते करते वो उनसे ज्यादा कट्टर बनने को तैयार है। आप समझ रहे हो? तो कोई भी अगर वो बयान देते हैं, अगर वो उस बयान को वापस लेते हैं या उस बयान को अगर और खंडन भी करते, जो भी करते, उनको हर चीज को वो बीजेपी से तोल देते हैं। हर चीज को देश के मुखिया से तोल देता है। करणी सेना तो बीजेपी की टीम है। अरे आप देखिए यार, हमने तो हर चीज का विरोध करा है, बीजेपी की टीम कहाँ है? अगर ये पूरे क्षत्रिय अगर नहीं, ये तो योगी आदित्यनाथ के साथ होते तो इनके पास तो इतने सांसद ही नहीं होते हैं। यादव का बयान था कि करणी सेना जैसे ये लोग, पूरी इनकी टीम जो है, ये तो बीजेपी के इशारे पे काम करती है। अरे देखिए, हमें हमारा अगर हक मांगना है, उन्होंने ये भी कहा कि भैया बीजेपी से फंडिंग हुई है, बहुत सारी चीजें वीरू भैया को इन लोगों लेके ऐसी बातें बोली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वीरू भैया ने तो मानहानि के केस की बात भी करी कि भैया मैं मानहानि लगाता हूँ, बताओ आप कहाँ से फंडिंग हुई है और कहाँ से क्या हुआ है और बीजेपी के लिए कैसे काम कर रहे हैं। अरे आप सोचो ना, राणा सांगा आपके दिमाग में अगर नाम ही आता है तो आपके मन में एक योद्धा बन जाता है, योद्धा का व्यू बन जाता है। आप कैसे उस आदमी के बारे में ऐसा बोल सकते हो? और ये बाबर के बारे में आप बोल रहे हो कि भैया ये बाबर की औलाद बोला जाता है। आप पे को एक चीज ये बता दो, जो भी ये वर्ग है, ये वर्ग ये कहता है कि भैया
हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, ना बाबर से है, ना औरंगजेब से है, ना चीजों से है, ठीक है। फिर एक आदमी आता है, एक आदमी बोलता है 15 मिनट की दुआई मांगता है, 15 मिनट दे दो हम ये कर देंगे, ठीक है। उसी का भाई आता है, उसका भाई ये बोलता है कि हमारे बाप दादाओं ने लाल किला बनवाया, हमारे बाप दादाओं ने कुतुब मीनार बनाया, हमारे बाप दादाओं ने ये ताजमहल बनाया। तो मेरी बात सुनो, जब आपका जब उनसे कोई संबंध नहीं है तो ये बाप दादा है किसके? अब तो वो दूसरा वर्ग सड़कों पर आकर पुतला भी जला रहा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। अब देखिए, मैं तो जिस तरीके से एक ने भी हाँ, ओवैसी ने अच्छा बयान दिया। ओवैसी ने बोला कि एकजुट होकर इस चीज को लड़ने की जरूरत है। खैर ठीक है, अभी तो मैं सबसे एकजुटता की दुआई मांग करता हूँ कि यार सब लोग एक होके इस चीज को, पाकिस्तान को दुश्मन मानकर उसके ऊपर कार्रवाई करें। क्या आपको लगता है कि देश में राष्ट्रवाद बढ़ा है? राष्ट्रवाद बिल्कुल बड़ा है। देश तो राष्ट्रवादी पहले से था, अभी तो लोग जागरूक हुए हैं उसके लिए। राष्ट्रवादी तो देश पहले से था, अभी तो लोग जागरूक। आप देखो ना, देश का हर युवा झंडा लेके चल रहा है, तिरंगा लेके चल रहा है। हर युवा तिरंगा लेके चल रहा है। हमारे देश के सेना का शौर्य हर व्यक्ति के मन में बैठ गया है, और जब गर्व करता है आदमी उस पर। जब आदेश आ जाता है तो देश का युवा थाली भी बजाने लगता है। ये प्रभाव है कहीं ना कहीं देश में नेतृत्व का। देखिए इसमें क्या है ना, अभी देखिए हम ना, अभी का युवा जो है ना, अपने अध्यात्म से जुड़ गया है, अपनी आस्था से जुड़ गया है, अपने अध्यात्म से जुड़ा है, अपनी आस्था से जुड़ गया है। तो वो कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व की बात करने लग गया है। अच्छा, इसमें एक चीज है अजीत जी कि देश का युवा, आप बोल रहे हो आध्यात्म से जुड़ गया है, कहीं ना कहीं हमारे संतों का इसमें योगदान है। जैसे बाबा, हाँ, संतों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। लोगों के मतलब पुराने जो मंदिर थे उसमें ताले खुलवा दिए, लोग छोटे छोटे बच्चे लोटा लेके मंदिरों में जाने लगे। प्रदीप मिश्रा जी का भी योगदान बहुत बड़ा है। नहीं, इसमें जो ये हमारे महंत लोग हैं, हाँ। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं को बहुत प्रेरित किया इन्होंने। और क्या युवाओं को प्रेरित किया उन सिनेमा जगत की हस्तियों ने जो? हाँ देखिए, ये जो अभी फिलहाल में जो मूवियां बनी हैं, अब तानाजी जैसी मूवी बनी है, उरी जैसी मूवी बनी है, पृथ्वीराज चौहान पे मूवी बनी है, संभाजी महाराज पे अभी छावा मूवी बनी है, और बाकी मैं देश की महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए जो केरला स्टोरी बनी है, ये कश्मीरी फाइल्स से मूवी बनी है, केसरी मूवी बनी है। ये सब लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े, और लोगों का इसके प्रति जागरूकता दिखाई भी दे रही है आज के डेट में। हमेशा से एक चीज ये भी दिखाई गई पहले कि ठाकुर समाज हमेशा से एक ये बात भी बोलता है कि जिस तरह का उदारवादी उनका आचरण है, उससे विपरीत लोगों की मदद करना और ये सब चीजें है। और सीधी सी बात है, जब उस समय राजतंत्र था तो इन्हीं की छत्र छायाओं में सब रहते थे, पूरी प्रजा थी। उसके बाद जब सिनेमा आया तो सिनेमा में जिस तरह का ठाकुर समाज को दिखाया गया, क्या लगता है आपको कि वो छवि अभी तक जो लोगों के दिमाग में है वो अभी भी वैसी बनी हुई है क्या? देखिए, मेरा एक ही कहने का मतलब है कि राजतंत्र में क्या हुआ, राजतंत्र में क्या हुआ, अब हम लोकतंत्र के हिसाब से चलते हैं। अगर राजतंत्र में हुई चीजों को अगर हम इस लोकतंत्र में मन में भावना बना के बैठ के, और अब हम उस चीज को जाहिर करके ठाकुरों से या फिर ब्राह्मणों से या फिर किसी भी स्वर्ण जात के व्यक्ति से अगर हम उसको मन में बिठा के उसके प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे तो ये गलत है। संसद में अभी वक्फ बिल पास हुआ। हाँ, बहुत सारे हिंदू सांसद भी थे और कई देश में ये बात चली कि क्यों एक जाजम पर इकट्ठे नहीं हुए लोग। मेरा भी राजनीति है उसमें। देखिए, ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और बहुत बड़ी चीजें। सबसे पहले तो जिन लोगों ने उन वक्फ बिल का समर्थन करा, विपक्ष में जितने लोगों ने 232 शायद लोगों ने वोटिंग करी या फिर जो भी उनका समर्थन रहा, सबसे पहले मुझे विपक्ष से एक चीज ये जाननी थी कि सबसे पहले आप एक वीडियो जारी करो या आप ऐसा बयान दो कि आप ये बताओ कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे वो जमीनों को अपने अंडर लेता है, क्या काम करता है। वो सरकार तो आपको ये समझाते समझाते थक गई कि वक्फ बोर्ड ऐसे जमीनों को लेता है, ऐसे काम करता है, सारी चीजें करता है, आपको समझना है। लेकिन उन लोगों को भरोसा नहीं हुआ, तो आपको समझाने वाला वो वीडियो कहाँ है, समझाने वाली वो बातें कहाँ है कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। हम आपको पहले जनता को हम समझा तो पाए कि भैया कैसे ये लोग जमीनों को हड़प रहे हैं, कैसे ये लोग भूमाफिया बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड से कभी मुझे कोई सोशल वर्क का सुनने में नहीं आया कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी से या वक्फ बोर्ड के पैसों से कोई संस्थान चलाया गया हो, कोई शिक्षा संस्थान चलाया गया हो, या फिर कोई मेडिकल हेल्प किसी को करी गई हो, ऐसा कभी तो मैंने सुना नहीं है। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां जो ली गई हैं, उस प्रॉपर्टियों का काम कहाँ आ रहा है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। उसमें एक चीज है, आपको इसमें बताया जाता है कि जैसे वक्फ बोर्ड के उसमें कि पुराने समय में
पुराने समय में जिस भी क्षेत्र पर मस्जिद हो या जिस भी क्षेत्र पर कोई मुसलमान के इस्लामिक कार्य किया गया हो, वो वक्त के अधीन अपने आप आ जाएगी, वक्त के अधीन अब तो वक्त बोर्ड की चलो मैं बोलता हूँ अधीन आ जाएगी, लेकिन उसका यूज क्या है? अभी मंदिर है, आपको पता है अभी राम मंदिर को बने कितने साल हुए? राम मंदिर ने कितने करोड़ रुपए का टैक्स भरा? तो उस मंदिर से जब आमदनी हुई तो उसने सरकार को टैक्स भी भरा। मेरा कहने का मतलब है देश में जो भी संस्थाएं हैं या फिर जो भी बोर्ड हैं या जैसे भी काम कर रही हैं, जो भी चीजें, सब सरकार के अधीन होना चाहिए। सरकार को उसकी सारी जानकारी होना चाहिए, सरकार को सारी आवक जावक पता होनी चाहिए, सरकार का उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अजीत जी, एक चीज और है जो आप कितना उससे राब्ता रखते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कश्मीर में अभी घटना हुई है ना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कश्मीर में जो घटना हुई, बाहर के लोग थे, आए, वैसे भी देश के दुश्मन थे, आए चले गए। अब उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो देश के ही नहीं, एक विशेष धर्म के, या आप सीधा बोलो मुसलमान आतंकवादी थे, मुसलमान बात कर, हाँ सीधा बोलो आप मुसलमान आतंकवादी थे। उससे बड़ी घटना क्या आपको नहीं लगता कि जो बंगाल में होती है, अपने ही देश के अंदर, अपने ही देश के रहने वाले लोगों के द्वारा, अपने ही देश में रहने वाले लोगों के साथ? आप मुझे एक चीज का जवाब दे दो, बंगाल हिंसा पे विपक्ष के किस आदमी ने मुद्दा उठाया और बंगाल हिंसा में कौन आदमी वहां गया? अंजुम, रविश कुमार, सरदीप देसाई और ये सोशल मीडिया के जितने भी लोग बने हुए, अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं मैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये कितने लोग गए वहां पर? क्या वहां के जो लोग पलायन कर रहे हैं, 400-500 परिवार जिन लोगों ने पलायन करा, उनका दुख किसी ने सुना? उस पर किसी ने बात करी? वो रामलाल सुमन जो है, जिसने राणा संगा पर बयान दिया था, अभी उत्तर प्रदेश में एक लड़की का बलात्कार हुआ, एक बच्ची का बलात्कार हुआ, वहां उससे पूछा गया कि अखिलेश यादव मिलने आएंगे, तो वो कहते हैं कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मिलने इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो नहीं आएंगे। ये कौन सी भाषा होती है? करणी सेना में काम करते समय या आप जैसे रेगुलर काम करते हो, है ना, समाज के मुद्दों के प्रति, तो कभी ऐसा केस सामने आता है कि कोई दोस्त ने बताया कि यार ये ऐसा हो गया है किसी लड़की के साथ, या लव जिहाद वाला सीन चल गया? क्योंकि बहुत सारे ऐसा केस सामने आ रहे हैं, लव जिहाद के, धर्म परिवर्तन के और ये सब। देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने में आती है। मैं तो लड़कियों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है ना, आपके माता पिता से छुपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े मार्गदर्शक वही हैं आपके, जो आपके साथ जो होने वाली, आगे होने वाली घटनाएं हैं, जो भी हो रही हैं, जो सबसे अच्छा समाधान दे पाएंगे वो वही दे पाएंगे। तो कई ये लव जिहाद वैसी घटनाएं, ये पता क्यों सुनने में आती हैं? ये जो भी बच्चियां हैं या ये जो भी हिंदू परिवार की जो बच्चियां हैं, ये इनका अपने परिवारों से कनेक्शंस दूर हो गए हैं, अपने परिवारों से कनेक्शंस दूर हो गए हैं, मंदिर जाना मैं एक चीज़ मानता हूँ कम हो गए हैं, ठीक है, अपने अध्यात्म से दूर हैं, अपनी आस्था से दूर हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो कॉलेज टाइम का जो समय होता है, कॉलेज टाइम का जो समय होता है और वो जो उम्र होती है, वो उम्र के समय बहुत सुरक्षित रहने की ज़रूरत होती है। भले वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत सुरक्षित रहने की जरूरत होती है। लड़का अलग दिशा में भटक सकता है, लड़की अलग दिशा में भटक सकती है। तो उस टाइम उनको अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से बंधे रहने की बहुत जरूरत है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में, बहुत लव जिहाद के ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्पल है देश में। इनको न्यूज़ पढ़ने की जरूरत है, चीजें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कब किससे, किस इंटेंशन से, कब किससे, कौन किस इंटेंशन से आपसे जुड़ रहा है, ये गुड टच बैड टच क्या होता है, ये समझने की ज़रूरत है। आदमी आपके पीछे, पीठ पीछे बातें कैसी कर रहा है, ठीक है, आपके साथ चलने वाला व्यक्ति आपको किस नज़र से देख रहा है, उसका दोस्ती करने का माध्यम क्या है। आपको कुछ समय में तो सब आदमी समझ में आ जाता है, हर आदमी समझदार है आजकल, सारी चीज़ें देख के समझ में आ जाती है। तो हिंदू बच्चियों को तो मैं यही बोलूँगा कि आपको तो ये जो कुछ 2-4 मूवियाँ आई हैं, वो 2-4 केरला स्टोरी जैसी मूवियाँ आपको देखना चाहिए, और देखना चाहिए, उस चीज़ों को लेकर अवेयर रहना चाहिए आपके आसपास के सर्कल से, आपके आसपास के लोगों से। उनके, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सर्कल में जुड़ा हो जो अदर कास्ट से आता हो, लेकिन आपको उसके विचार अच्छे हैं तो आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठ सकते हो, उठ सकते हो, विचार शेयर कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर किसी के इंटेंशन अलग हैं तो वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके जीवन पर एक बहुत बड़ा दाग बना देगा। बिल्कुल सही कहा। फिर बाद में ऐसी वारदातें होती हैं, जैसे बाद में इसकी वारदातें होती हैं। और बहुत सारे संगठन है, बजरंग दल जैसा संगठन है, विश्व हिंदू परिषद जैसा संगठन है, जो इन लोगों को बराबर अवेयर करते रहते हैं, इनके पक्ष में काम करते रहते हैं। और बहुत सारी बच्चियों को इन लोगों ने उनकी आंखें भी खोली हैं। तो ये तो हर व्यक्ति का कार्य है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें सुनने में आए, डटकर इसका सामना करना है और उन लोगों को बचाना है, अवेयर करना है, उनके माता पिता को पास ले जाना है, सही दिशा उनको दिखानी है। हाँ, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग
नाम बदल कर भी फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं लड़कियों से। देखिए इनका तो, इनके बारे में अब क्या बोला जाता है, तो सबसे पहले बच्चियों को अवेयर रहना है। हाँ। और अगर ऐसी चीजें अगर करणी सेना के पास सुनने में आती है, हाँ। तो करणी सेना का इलाज पूरा देश जानता है कि करणी सेना किस तरीके से इलाज करती है। हम उसके बाद से दे दनादन पे भरोसा करते हैं। हमारे दादा बोलते हैं और हम करके दिखाते हैं, और हमने कर भी रखा है। फिर उस हिसाब से उनको उसी हिसाब से ढूंढा जाएगा और करणी सेना के स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। अब आंदोलन तो करणी सेना ने कर लिया, एक बार सब लोग पूरे देश से मिलके आगरा भी होके आ गए, घर की घेराबंदी भी कर ली, सब कुछ हो गया। लेकिन आप तो ठीक है, लेकिन छतरानिया जो है वो मैदान में, और वो तो यही बोल रही है कि जिस दिन भी हाथ लगेंगे, ऐसी बातें भी चल रही है। देखिए मैं उस पर आपको एक बयान दे देना चाहूंगा। हाँ। जितना जीवन तो उन्होंने जी लिया है, ये कोई धमकी नहीं है। उनका आने वाला जीवन जो है, वो जैसा पहला जीवन जो गुजरा है वैसा तो नहीं गुजरेगा। अच्छा। या आप इसको धमकी लेना हो, जैसे जिसको डालना हो डाल देना भाई, ये वैसा तो नहीं गुजरेगा। और उनकी आने वाली पीढ़ी जो है, इस जो इन लोगों ने हमारे महापुरुष का अपमान करा है, ये इनकी आने वाली सारी पीढ़ी भोगेगी। ये आपको अंत तक दिखेगा। और इसका विद्रोह जब तक क्षत्रियों के खून में, बदन में खून है ना, जब तक इसका विद्रोह आपको दिखता रहेगा। सुबह की न्यूज देखी होगी शायद आपने, रामलाल सुमन के काफिले पे हमला हुआ है। सुबह की न्यूज देखी कि नहीं देखी आपने? किन्होंने किया है? अब जिन्होंने भी करा, राजपूत समाज के लोगों ने करा, हिंदूवादी लोगों ने करा, जिन लोगों ने भी करा। देखिए हमें अगर प्रशासन न्याय नहीं देगा तो न्याय तो खुद लेना पड़ेगा ना। वो आक्रोश तो अंदर बना हुआ है, वो न्याय तो उनसे लेना पड़ेगा। लेकिन वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, कुल मिला के। माफी देखिए क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जो राजतंत्र में एक परंपरा चलती थी कि दुश्मन का गला काट दिया जाता था, ये राजतंत्र नहीं है। और हमें एक बड़ा कुरुक्षेत्र मिल जाए। देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो रील बनाते हैं और कंटेंट ऐसे डालते हैं कि देख के आपका खून खोल जाता है। तब ऐसा लगता है कि वही राजतंत्र ही आ जाए और वही फिर युद्ध हो जाए, देख लेते हैं कि कौन जीत जाता है। लेकिन हम लोकतंत्र मानते हैं। आप लोग तो अभी भी एक ही बात बोल रहे हैं ना कि माफी मांग ले सार्वजनिक। देखिए उसमें सबसे ज्यादा आक्रोश पता है क्यों आया? हाँ। आक्रोश जब आया जब उनकी पार्टी के मुखिया जो हैं, हाँ, उन्होंने उस चीज का समर्थन करा। पार्टी के मुखिया उस चीज का समर्थन करेंगे तो गुस्सा आएगा ना। हम समझते चलो ठीक है, आपकी पार्टी का मुखिया जो है वो इनसे माफी मंगवा लेगा, तो या फिर वो माफी मांग ले। अगर उसने भी उसका समर्थन कर दिया, अगर आपको 19 तारीख को अखिलेश यादव जी आगरा गए थे, रामलाल सुमन से मिलते, आप 12 अप्रैल को आते हैं, 12 अप्रैल को आप मिलते हैं। अरे हमको हिंसा नहीं करते आपके साथ, या आप वो तलवार देख के या फिर वो चीजें देख के, देखो क्षत्रिय तो रखते हैं तलवार। मैं तो बोलता हूं आज देश का समय ऐसा है कि भैया हर व्यक्ति को अपने घर में हथियार रखने की जरूरत है। भले वो लाठी रखे या डंडे रखे, जो कुछ भी रखे, कुछ ना कुछ तो उसको रखना चाहिए। वहां पर आपके साथ हिंसा तो होती नहीं, आपसे तो सवाल ही पूछा जाता ना। और भाई मेरी बात सुनो, आप बाबर की महिमा मंडन कर सकते हो, आप राणा सांगा के लिए माफी नहीं मांग सकते? और इस पे जो लोग बोल रहे हैं ना कि आप माफी नहीं मंगवा पाए, आप नहीं बोल पाए, भाई तुम सामने आके बोलो, तुमको नाक रगड़ के माफी मंगवा के दिखाते हैं माफी कैसे मांगते हैं। ये तो हम लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं और आपको भी करना चाहिए। हम तो संविधान पालन कर रहे हैं, लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे ही प्रोटेस्ट किया जाता है, ऐसे ही न्याय मांगा जाता है। जो दूसरा तरीका होता तो फिर तो हम तो घुस के ले लेते जो लेना था। एक माफी की बात है, और अगर किसी भी तरह से गलत शब्द किसी के भी द्वारा बोले जाते हैं तो एक माफी कोई बड़ी बात नहीं है। कई बड़े बड़े नेताओं ने माफी मांगी। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं भैया, जो व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है ना उसका सीना झुका हुआ रहता है, और जो उड़ता नीचे उतरता है ना पहाड़ से उसका सीना, इनका सीना फूला हुआ है। आप 27 में देखना, आपको समझ में आएगा कि क्षत्रिय क्या कर सकता है। इनकी सरकार में जितने सांसद दिख रहे हैं, सरकार बोल रहा हूं, इनकी पार्टी में जितने सांसद दिख रहे हैं, जितने लोग दिख रहे हैं, ये संख्या आपको घटती नजर आएगी, जीवन में बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि यूपी का क्षत्रिय अब समाजवादी पार्टी को इस बार तो वोट नहीं देगा? यूपी का क्षत्रिय कहीं भी वोट नहीं, समाजवादी पार्टी का नेता कहीं भी देश में चुनाव लड़े, कोई सा भी क्षत्रिय वोट नहीं देगा। और क्योंकि राणा सांगा देशव्यापी और पूरे राष्ट्र के नायक थे, तो हो सकता है कि क्षत्रियों के साथ साथ दूसरी समाज के लोग, अखिलेश यादव को, सपा सांसद को और सपा के लोगों को जो भी इनका समर्थन कर रहे हैं, या जो भी हमारे हिंदू भाई हैं जो भी इनका समर्थन कर रहे हैं, हाँ, उनको एक चीज मैं बता रहा हूं, अभिव्यक्ति की आजादी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए कि आप सीधा दिखा रहे हो कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। जो राणा सांगा है वो एक राणा सांगा नहीं, पराक्रम की परिभाषा है। ये परिभाषा जो क्षत्रियों ने 12 अप्रैल को फिर दोहरा दी होती तो भागने की जगह नहीं मिलती आपको। ये तो हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, उम्र का लिहाज कर रहे हैं, हम संविधान का पालन कर रहे हैं, हम लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं। और आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो ठीक है, आप भी आजाद हो, हम भी आजाद हैं। ये जो मेरा आक्रोश आप देख रहे हो ना, ये आक्रोश अभी हर क्षत्रिय के अंदर बढ़ा हुआ है, हर क्षत्रिय के अंदर बढ़ा हुआ है। अच्छा, जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग लिख देते हैं, कुछ भी करते हैं। देखिए जो व्यक्ति नहीं दिखता उसकी तो बात भी नहीं मानता मैं, लिखने को तो हर व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है। मैं बोल रहा हूं आज ही हमारे महापुरुषों पर, कल ही आपके महापुरुषों पर भी जाएंगे। आज ही हमारे महापुरुषों पर, कल ही आपके महापुरुषों पर भी जाएंगे। हम तो लड़ रहे हैं, आप कैसे लड़ोगे? आप कैसे लड़ोगे बताओ? कौन सी संख्या को सारे समाज
रोड पर आ सकते हैं, सारे समाज उनका बहिष्कार कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, कौन नहीं बनवा सकता है? क्योंकि मेरी नजर में राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, ये कुछ ऐसे महापुरुष हैं कि उनको एक समाज का ही देखा जाए तो ये एक तरीके से पूरे दूसरे सब लोगों को आपने अभी एक मूवी देखी होगी, छावा मूवी आई थी, उसमें औरंगजेब को लेकर जिसने भी मूवियां देखी, बहुत सारे लोगों ने मूवियां देखी, बहुत सारे उनके अंदर आक्रोश पैदा हुआ। छावा मूवी को लेकर औरंगजेब के प्रति लोगों के अंदर बहुत सारी वो कट्टरता भरा गई कि औरंगजेब ने हमारे साथ, हमारे महापुरुषों के साथ ऐसा करा, सारी चीजें करी। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले बहुत सारे लोग थे, अबू आजमी जैसे लोग, इमरान मसूद जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने उनका महिमा मंडन करा। आपको ये समझने की जरूरत है कि भैया जिसको आप चुन के वहां बिठा रहे हो ना, वो आपके महापुरुषों को किस नजर से देखता है। हमारे बच्चों को उस इतिहास में महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, ये सब क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें बाबर अकबर क्यों पढ़ाया गया? अच्छा, हमें नहीं पढ़ाया गया तो हमारा ये आक्रोश जेन्युइन है। आक्रोश क्यों जेन्युइन है? क्योंकि हम उनका इतिहास अब जान रहे हैं। जब हम इतिहास जानेंगे तो हम आक्रोशित होंगे। अजीत जी, आगरा के जो आंदोलन हुआ उसमें एक चीज ये भी देखी गई कि राजपूत समाज के बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे नाम थे, उनका थोड़ा सा वहां पे अनुपस्थिति रही। क्या देखते हैं आप, कहाँ मिसकम्युनिकेशन हुआ या फिर अव्यवस्थाएं रही क्या? देखिए, जो हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर हर व्यक्ति ने आवाज उठाई है। रविंद्र सिंह भाटी को ले लीजिए, ब्रजेश सिंह को ले लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को ले लीजिए, राजा भैया को ले लीजिए, इन सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर हर व्यक्ति ने आवाज उठाई थी और हर व्यक्ति रामलाल सुमन के खिलाफ था। ब्रजेश सिंह को ले लीजिए, ब्रजेश सिंह राजस्थान गए, राणा सांगा जी की वहाँ जब प्रतिमा लगी थी वहाँ पर गए, वहाँ पर उन लोगों ने वह समाज को जोड़ने का काम करा, वहाँ उन लोगों को माला अर्पण करा। और यहाँ पर भी जो लोग आए थे, यहाँ पर भी बहुत संख्या में लोग आए थे। तो जो व्यक्ति जहाँ जहाँ था, हर व्यक्ति ने उस दिन इस चीज़ का विरोध करा है। और विरोध क्या कर रहा है? अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, विरोध चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। एक चीज़ और ध्यान में आती है कि रानी पद्मावत करके उन्होंने मूवी बनाई, मैं उसके बारे में क्या ही बोलूँ, लेकिन हाँ, मूवी बनी, विवाद भी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद से बहुत सारे विवाद आते आए सामने। अब जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा के ऊपर एक जो टिप्पणी हुई, अशोभनीय शब्द कहे गए, इन सब ऐसे जब मुद्दे आते हैं, जो ऐसा बोलते हैं कि भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उनके परिवार के हैं, लेकिन कहीं एक कटाक्ष जो आना चाहिए परिवार के लोगों से, वहां पे एक बड़े लेवल पे उनकी तरफ से कोई ऐसा कटाक्ष देखिए, आना उनके चाहिए, आप लोग तो आवाज उठाते हो। उनके क्या विचार हैं, उनके भी विचार देखिए, वो तो उनके वंशज हैं, उनके विचार भी आने चाहिए थे और आए भी होंगे, शायद मैंने देखा नहीं हो। लेकिन क्या है, सबका आक्रोश उनके प्रति बना हुआ है और बने रहना चाहिए उन लोग। और ये लोग क्या है ना, समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े चेहरे। इनको नेतृत्व करना चाहिए, इनको नेतृत्व करना चाहिए। युवाओं को बताना चाहिए, समाज के प्रति बताना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए। आगे आने वाली हमारी क्या योजनाएं हैं उस पर बहस होनी चाहिए, ठीक है। आगे आने वाले कुछ योजनाएं और बननी चाहिए। तो इन लोगों को युवाओं के बीच जाकर ये चीज करना चाहिए थी। राजनीति या फिर फिल्म स्टार हुआ, राजनीतिज्ञ हुआ, कोई भी एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी जिससे आप बहुत प्रभावित है, स्वप्निल कोठारी सर का आपने पहले बता चुके हो। उसके अलावा एक मैं पब्लिक फिगर पूछ रहा हूँ पूरे देश में, जिसको आप समझते हो कि यार हाँ, ये पर्सनालिटी किसी इंसान की होनी चाहिए, तो ऐसी होनी चाहिए। देखिए, मैं बताता हूँ, कुंडा से हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। उस व्यक्ति के अंदर आपको सारे गुण मिल जाएंगे। आपको वक्तापन मिल जाएगा, आपको गंभीरता मिल जाएगी, आपको बाहुबल देखने को मिल जाएगा, आपको राजनीति देखने को मिल जाएगी, पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल जाएगा, और संस्कार मिल जाएंगे जो उनके बच्चों में आपको देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से वो आदमी बात करता है, जिस तरीके से आदमी सेवा करता है। आपको पता है उनके एरिया में क्षत्रिय वोटिंग परसेंटेज क्या है? सबसे कम सब क्षत्रिय वोटिंग परसेंटेज है उनकी विधानसभा। अच्छा। उसके बावजूद भी वो वहां से हर बार जीतते हैं, बनते हैं। ये तो दूसरे समाज के लोगों के प्रति भी उनका ये प्रेम है जो आज तक उनको वहां बनाए हुए है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा हल हुआ पिछले साल में, राम मंदिर। क्या समझते कि क्या क्षण था वो? देखिए, राम मंदिर जब बना था, मैं उसके 11वें दिन ही गया था। हम राम लला को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये हम लोग बहुत खुशनसीब वो पीढ़ी है जिन्होंने हमने अपने आंखों से राम मंदिर को बनते देखा है, और हिंदू बहुत सौभाग्यशाली है। और इसके लिए मैं दिल से सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा लालकृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने वो यात्रा 12 राज्यों से निकाली और क्या क्या बिहार में संघर्ष करा, और कैसे वो यात्रा पूरी हुई और कैसे मंदिर बना। ये सारी चीज़ें पढ़ा है मैंने, और उनका संघर्ष देखा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं दूंगा तो लालकृष्ण आडवाणी जी को दूंगा। उस समय विपक्ष एक सवाल करता था, हम कहते थे कि हम रामलला को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब विपक्ष पूछता था कि रामलला को तो लाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज उस विपक्ष के सामने रामलला भी है अपनी जगह पर और तारीख भी है, विपक्ष देख सकता है वो तारीख।
और वो पार्टी अब इस देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिन लोगों ने एक सांसद, 4 सांसद, 7 सांसद करते-करते अपनी यात्रा को स्टार्ट किया, और वहीं से जर्नी जो थी वो स्टार्ट हुई थी, और इसी की कवायद हमेशा से ताने जो है उनको दिए जाते थे। देखिए हिंदू विरोधी किसकी मानसिकता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, वो पार्टी का तो क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो विरोध करने में इस चरम पर चले जाते हैं कि वो अपना संस्कृति ही भूल जाते हैं। खैर उस चीज़ पे चर्चा नहीं करेंगे अपन, लेकिन हमारे राम लला बैठे हैं, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और वो आपको भी मालूम होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था नरसिम्हा राव के समय, जब नरसिम्हा राव को बने बने कुछ दिन हुए थे, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था। राम मंदिर का ही इकलौता मुद्दा था जो उस एक्ट से बाहर रखा गया था। उनको पता था कि भैया अयोध्या के बाद ये काशी और मथुरा की तरफ बढ़ेंगे, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। उसमें बताया गया कि आज़ादी के बाद भी जो भी मंदिर हैं और जो भी धार्मिक स्थल है वो वैसे के वैसे रहेंगे, उसको कोई न्यायपालिका में चैलेंज नहीं करेगा, कांग्रेस ने उसके तो लिए कोई उसका जा नहीं पाए। राम मंदिर का आमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया। अब ठीक है, देखिए क्या है, मैं तो बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ कि बहुत सारी जगह पे कांग्रेस ने साथ नहीं दिया है, और खास करके धार्मिक चीज़ों में नहीं दिया है। अब जिसने नहीं करा है वो उनके सामने है। आज भगवान की आई आशीर्वाद भाजपा के ऊपर एक अलग है, उनके ऊपर अलग है, वो डूबते चले जा रहे हैं। आक्रोश बिल्कुल जेन्युइन है, और कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि देश का युवा, जिनको महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, वीर शिवाजी, ऐसे नायकों को, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, बहुत सारे ऐसे नायक मिल जाएंगे जिनका चरित्र और जिनका आचरण जो है वो सारगर्भित करे आज का युवा, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देश का युवा भटक रहा है। पुनीत सुपरस्टार, फलाना चाय वाला, फलाना साहब, फलाना ये, इसी में युवा जो है अपनी शक्ति को खो रहा है। अजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऊर्जा सकारात्मक चीज़ों में इसी तरह से लगती रहे कि आपका भी विकास हो, देश का विकास हो, समाज का विकास हो, और अच्छे लोग आगे आएँ, अच्छे लोग आपके साथ जुड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई अभी से प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे प्रतीक भैया, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक भैया। जय श्री राम।